तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जब भी अपनी ज़िंदगी में कभी निराश, उदास या हताश होता हूँ तो हमेशा जो ये दो लाइन है, ये एक ज़िंदगी में एक नई प्रेरणा देती थी, हमेशा अब भी देती हैं। एक नया जज्बा देती हैं, एक हौसला देती हैं कि ठीक है, अभी जो है वो वक्त वैसा ही नहीं रहेगा, आगे भी कुछ बेहतर होगा। तो हारने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और ये दो लाइनें जो मेरी ज़िंदगी में सबसे करीब हैं, इन दो लाइनों को लिखने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी, आज उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई शाम करीब 5 बजे। चूँकि शेर व शायरी का शौक़ है तो हमेशा शायरों को सुनता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर राहत इंदौरी अपने शेर कहते थे और जिस तरीके से मुशायरे में कहते थे, उसने मुझे हमेशा लगा कि ये बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि मैं उनके बहुत करीब रहा, उनको बहुत सुना। जब भी रात को मौका मिलता यूट्यूब पे उनकी ज़रूर मैं मुशायरे के कुछ वीडियोस उठाता और देखता। और आज अचानक वो इस दुनिया से चले गए। आखिरी मेरी मुलाकात पिछले साल साहित्य आज तक में हुई थी, जिसमें एक मुशायरा था जिसमें डॉक्टर राहत इंदौरी थे, वसीम बरेलवी थे, नवाब देवबंदी साहब थे। और इत्तेफाक से उस मुशायरे की जो अध्यक्षता थी, जो निज़ामत सदारत, वो मैंने की थी। और ये मेरे लिए एक ड्रीम था कि इतने बड़े शायरों जो स्टेज पे हों और उनकी निज़ामत मैं कर रहा हूँ। कई मुलाकात हुई, इनसे बहुत सारी बातें हुई, आज सारी चीज़ें याद आ रही हैं। बीमार थे, डायबिटीज़ भी था उनको, पैरों में भी दिक्कत थी, और फिर उनको कोरोना भी निकला। और आज शाम करीब 5 बजे के आसपास उनके बेटे से जो बात हुई वो ये था कि हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। तो ऊपर वाला उन्हें जन्नत दे। ये बात सिर्फ राहत इंदौरी की उर्दू की नहीं है, बल्कि जितनी भी ज़ुबान है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, किसी भी, हर ज़ुबान में उनके शेर लोगों के दिलों तक पहुंचता था। तो आज एक अजीम शायर को खो दिया हम लोगों ने। तो इसीलिए मैंने आज की इस कहानी की शुरुआत जो है उन्हीं के शेर से, जो मुझे इंस्पिरेशन देता है, उससे किया था। तो इस दुआ के साथ कि बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, करोड़ों दुनिया भर में। करीब 50 साल में उन्होंने दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मुशायरा ना किया और जहाँ शेर ना पढ़े। तो एक मतलब ये राहत की खबर नहीं थी आज, कम से कम राहत इंदौरी साहब के लिए, कि राहत साहब अब नहीं रहे। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। कल के लिए माफ़ी, कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बिज़ी नहीं था, और बहुत सारे आप लोगों के मेल पढ़े, और कुछ लोगों के मेल पढ़ के मैं बड़ा इमोशनल भी हो गया। आज वैसे ही इमोशनल हूँ, तो कुछ लोगों के मैं लिख कर भी लाया हूँ और बताऊँगा। तो कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कल कहानी नहीं सुना पाया। आज काफ़ी हलचल थी। आज कहानी में कुछ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। करीब 2-2.5 घंटे तक मैं सुप्रीम कोर्ट की जो सारी कार्रवाई है वो सुनता रहा, और जो बहस हुई उसमें, चूँकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला होना था, वो ये कि सुशांत केस में जो रिया चक्रवर्ती ने केस ट्रांसफ़र करने की बात किया मुंबई में, वो केस ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, सीबीआई जांच करेगी कि नहीं करेगी, या मुंबई पुलिस जांच करती रहेगी। इत्तेफाक से उम्मीद ये थी कि आज इसका फैसला आ जाएगा और आर पार हो जाएगा, या तो मुंबई पुलिस या सीबीआई, जिसको भी दे, लेकिन कम से कम सच आए सुशांत का सामने। लेकिन अफसोस 2 दिन के लिए और टल गया। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 अलग अलग वकील पेश हुए। 5 पार्टी थी। एक बिहार सरकार के वकील थे, एक महाराष्ट्र सरकार के वकील थे, एक सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से वकील थे, एक सीबीआई की तरफ से वकील थे, और एक रिया चक्रवर्ती की तरफ से वकील। तो 5 वकील पेश हुए। इन सब ने अपनी अपनी बातें रखी, कोर्ट ने इन सब की बातें सुनी, और इसके बाद फैसला रिजर्व रख लिया। इन सभी से 2-2 पन्नों में अब अपने जो पूरा इन लोगों की जो डिमांड है वो मांगा है कि 1 दिन के अंदर दे दीजिए। थर्सडे को शायद कोर्ट का फैसला आ जाए और इस बात का भी फैसला हो जाए कि इस मामले की जांच करेगा कौन। कोर्ट में कई चौंकाने वाली चीज़ें हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, पर मैं सिलसिलेवार जो शुरुआत जैसे हुई उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के वकील मिस्टर दीवान पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पर, और उन्होंने जो तर्क रखा उनका ये था कि इस केस को मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और बिहार में जो एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर को 0 एफआईआर करार देना चाहिए, क्योंकि क्राइम मुंबई में हुआ है, ना कि पटना में। मिस्टर दीवान ने कुछ पॉइंट उठाए कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि एफआईआर चूंकि
ऑलरेडी बिहार में जो दर्ज की गई है उसका मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए बिहार पुलिस को यह अधिकार ही नहीं है कि एफआईआर दर्ज करे। दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया कि सुशांत सिंह की मौत के करीब 38 दिन के बाद ये एफआईआर पटना में दर्ज की गई, 38 डेज आफ्टर सुशांत डेथ। तो ये जो डिले है इसके पीछे एक मकसद है, एक पूरी सोची समझी स्कीम के तहत इस केस को पॉलिटिकल रुख देने के लिए इस एफआईआर को दर्ज किया गया और इसमें कई पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस भी है। ये रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान है। उन्होंने कहा कि एक अगर सुशांत सिंह राजपूत के पटना के उस घर को छोड़ दें जहां पे सुशांत पैदा हुए तो इस केस का बाकी कोई लिंक उस पटना से नहीं है सिवाय सुशांत के उस घर को छोड़कर, और इसलिए कोई रीजन नहीं बनता कि बिहार पुलिस इस मामले की जांच करे। एक और खुलासा किया रिया चक्रवर्ती के वकील ने, मिस्टर दीवान ने कोर्ट में, और वो ये कि बिहार पुलिस असल में एफआईआर दर्ज ही नहीं करना चाहती थी। उनका कहना है कि जब ये चीज़ें उनके सामने आई तो बिहार पुलिस को भी आईपीसी और सीआरपीसी सब पता थी और इसीलिए उन्होंने शुरू में हेजिटेट थे कि एफआईआर को दर्ज करने का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि क्राइम हमारे यहाँ हुआ नहीं है और सारी चीज़ें मुंबई में हैं, तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे, इसका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील ने कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और एक और नेता संजय झा, दो लोगों का नाम लिया कोर्ट में, इन दोनों के फोर्स किए जाने की वजह से, इन दोनों की जिद की वजह से एफआईआर बिहार में बिहार पुलिस ने दर्ज की। मतलब नीतीश कुमार और संजय झा, ये दो नेताओं के दबाव में बिहार पुलिस ने ना चाहते हुए भी ये एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा उनका पूरा यही कहना था कि इस मामले का कनेक्शन बिहार से कहीं नहीं है। रिया चक्रवर्ती मुंबई में रहती हैं, सुशांत की मौत मुंबई में हुई है, मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, हर एविडेंस मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो बिहार की ज़मीन से इस केस का कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए इस केस को मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र करना चाहिए 0 एफआईआर बनाकर। अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ इस बहस के दौरान। जस्टिस रॉय ने पूछा कि आपकी क्लाइंट रिया चक्रवर्ती ने कुछ वक्त पहले होम मिनिस्टर को खुद लेटर लिखकर इस केस की सीबीआई जांच की मांग की थी, तो अब आप क्लियर ही बताइए कि क्या आप सीबीआई जांच के हक में हैं या नहीं है। अब यहाँ मामला फंसा दिया, इसलिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को ये केस जानी चाहिए, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी पॉइंट को उठा लिया जज ने, तो इसका सीधा जवाब नहीं दिया गया। रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील ने जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो कोई ऐसी एजेंसी इसकी जांच करे जिसकी जांच पे हम सबको भरोसा है। उन्होंने सीबीआई का नाम नहीं लिया। तो एक पॉइंट ये था यहाँ पे। तो उनकी सारी दलील जो ख़त्म हुई वो ये है कि इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, इसको 0 एफआईआर बनाया जाए और इसको मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। रिया चक्रवर्ती के बाद अब पेश होते हैं बिहार पुलिस की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से मनिंदर सिंह वकील साहब। तो मनिंदर सिंह जी ने जो कोर्ट में कहा, उनका तर्क ये था कि जो मुंबई पुलिस है इस पूरे मामले में उसने कोई अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं किया और इकलौता एफआईआर बिहार में है। तो इस हिसाब से जब मुंबई पुलिस के पास एफआईआर नहीं है तो मुंबई पुलिस, तो इसका मतलब है कि लीगली कोई जांच ही नहीं चल रही है। और बिहार में एफआईआर दर्ज है तो बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को राइट है कि इस मामले की वो खुद जांच करे या सरकार जो है वो रिकमेंड करे कि सीबीआई जांच करे। तो इसीलिए उनका ग्राउंड बनता है इस एफआईआर के बेस पे पूरे मामले की जांच होने को। दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया कि 25 जून के बाद से, जब से फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सुशांत की डिटेल में, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने कोई ऐसी जांच ही नहीं की और उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, क्योंकि कंक्लूजन पे वो उस वक्त तक पहुंच जाने चाहिए था कि जब 25 जून को डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन कंक्लूजन या फाइनल रिपोर्ट उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस ने नहीं दिया। उनका कहना था कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 174 सीआरपीसी के तहत या तो केस को क्लोज कर देना चाहिए या फिर एफआईआर दर्ज करना चाहिए और एफआईआर दर्ज करके फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिस पे आपको डाउट है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो मुंबई पुलिस को अब ये क्लियर हो जाना चाहिए था कि इस मौत के पीछे का सच क्या है। अगर उन्हें लगता है कि इस मौत के पीछे कोई ऐसा फॉल प्ले नहीं है, कुछ नहीं है,
तो उनको फ़ौरन इसको क्लोज रिपोर्ट एक दाखिल कर देनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस ने ये नहीं किया। दूसरा उनका कहना है कि अगर उन्हें ज़रा भी डाउट होता कि ये एक्सीडेंटल डेथ में कुछ शक है तो उनको फ़ौरन एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए, चाहे वो अननोन लोगों के खिलाफ दर्ज करें, नामजद ना करें, लेकिन उनको दर्ज करना चाहिए और उसी दर्ज करने के बाद उस हिसाब से उनको आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन 25 जून को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मुंबई पुलिस ने न तो क्लोजर रिपोर्ट दी और न ही एफआईआर दर्ज की। ये बताता है कि मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही है इस केस की उस तरीके से जिस तरीके से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और पॉइंट उठाया बिहार सरकार की तरफ से उनके वकील मनिंदर सिंह ने कि 56 लोगों की एग्जामिन की गई, मुंबई पुलिस ने पूछताछ भी कर ली, उसके बावजूद किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। और ये जो 56 लोगों से पूछताछ हुई इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका डायरेक्ट सुशांत की मौत की मिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये बात शायद उन्होंने वही उठाई जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और बाकी लोगों से पूछताछ हो रही थी। तो इसलिए इस मामले में भी मुंबई पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तय वक्त पर क्लोजर रिपोर्ट या फिर एफआईआर दोनों में से कोई काम नहीं किया। एक उन्होंने और बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठाया बिहार सरकार की तरफ से वकील ने। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लग रहा है, जो रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी लगाया शुरू में, कि बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक मंत्री के एक नेता के दबाव में एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने इस इल्ज़ाम का जवाब दिया बिहार सरकार ने। उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद बात है कि नीतीश कुमार का इस केस से कोई लेना देना नहीं, वो शुरू से बस ये चाहते हैं कि सुशांत की मौत का सच सामने आए। हाँ, इसके उलट उन्होंने कहा अखबारों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम जरूर आ रहा कि कहीं ना कहीं सुशांत की मौत से उनका कोई कनेक्शन है। तो ये एक बड़ा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और कहा गया कि चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे की बात है इसीलिए मुंबई पुलिस ईमानदारी से इस मामले की जांच नहीं कर रही है और इसीलिए बिहार सरकार ने इस मामले की जांच एक सेंट्रल एजेंसी को दी है ताकि वो न्यूट्रल इसकी जांच कर सके। क्योंकि उनका तर्क ये था कि जिस स्टेट के मुख्यमंत्री का बेटा ही के नाम आ रहा हो कि इसमें शामिल है तो उस स्टेट की पुलिस फ्री एंड फेयर ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर उंगली उठाना गलत है। हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम इसमें जरूर आ रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि इस केस में बिहार पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। और उसके लिए एक दो उन्होंने मिसाल भी दी। उन्होंने कहा जैसे कि सुशांत सिंह पिता के जो पिता हैं, सुशांत सिंह उनका इकलौता बेटा था, तो उनके पिता की मौत पे उनको मुख अग्नि देने वाला सुशांत ही होता और अगर होता तो वो बिहार में, चूँकि वो पटना में रहते हैं और यहीं मौत हो तो वो सब कुछ वही करता। तो सारी जो उनका घर है, बाकी बुनियाद है, वो सब पटना से जुड़ा हुआ है, पिता बुजुर्ग हैं, तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिसकी मौत हुई उसका पिता पटना में रहता है। तो इसलिए ये आधार काफ़ी है और मुंबई पुलिस इस दौरान में जांच कर नहीं रही थी उस तरीके से, तो इसलिए सीबीआई की हम जांच की बात करें और इसीलिए बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। ये उनका तर्क था। तो रिया चक्रवर्ती और इसी पूरे बेस पे लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया, वो ये था बिहार सरकार की तरफ से कि इस मामले की जांच ऑलरेडी रिकमेंड कर दी गई सीबीआई को, सीबीआई ने जांच ले ली है और सीबीआई की इसकी जांच होनी चाहिए अगर इसको सही और ईमानदारी से जांच को आगे बढ़ाना है। रिया और बिहार सरकार के बाद अब बारी थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनकी दलील, उनका पक्ष रखने की और उनकी तरफ से पेश हुए तेज तर्रार वकील मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता भी हैं। मनु सिंघवी ने जो अपना तर्क रखा महाराष्ट्र की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने एक बंद लिफाफे में इसी कोर्ट को पूरी जांच रिपोर्ट दे दी है और अदालत उस रिपोर्ट को देख ले और पढ़ ले तो अदालत को खुद लग जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है और मुंबई पुलिस किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। ये उन्होंने अपना तर्क दिया कोर्ट में, तो खुद फैसला कर ले कोर्ट, क्योंकि हम लिफाफे में, एक सील लिफाफे में अब तक के मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई है वो पूरी रिपोर्ट कोर्ट को दे चुके हैं, तो कोर्ट उसे पढ़ ले फिर फैसला करे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इल्ज़ाम लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 25 जून को डिटेल आ गई, उसके बाद भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दाखिल की या एफआईआर दाखिल नहीं की, इसका जवाब मनु सिंघवी ने ये दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि मौत हुई है और फंदे से मौत हुई है,
लेकिन अब ये अननेचुरल है, नेचुरल है, क्या है, इसके पीछे साजिश है, नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर नहीं हुई। तो इसीलिए पुलिस और मुतमईन होने के लिए पुलिस ने कहा कि हम जांच करेंगे, और इसीलिए ना इस मामले में कोई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई और ना ही एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि एफआईआर में भी ये नहीं था तब तक क्लियर कि ये सस्पिशियस है, कोई इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है। तो स्टिल अभी भी ये जांच जारी है, और इसीलिए अभी भी ना एफआईआर दर्ज हुई है, ना क्लोजर रिपोर्ट आई है, और ना ही इस मामले में किसी का नाम सामने आया। तो उनका कहना था कि जब तक, और उन्होंने ये भी दलील दी कि अभी भी जो चल रही है पूरी जांच, ये सीआरपीसी के सेक्शन 175 के तहत है, और ये राइट है कि जब तक मुंबई पुलिस को कोई कंक्लूजन पे ना पहुंचे वो जांच आगे जारी रख सकती है। इसलिए इसमें टाइम फ्रेम का मतलब नहीं बनता है, और अब भी ये जांच जारी है। दूसरा उन्होंने कहा, ये बात उठी कि संगीन इल्ज़ाम है सुशांत की मौत को लेकर उनके परिवार की तरफ से कि रिया चक्रवर्ती के कंट्रोल में थे सुशांत, और इस पैसे और बाकी चीज़ें थी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलील दी गई, मनु सिंघवी ने यह कहा कि सुशांत के पिता की तरफ से जो एफआईआर है वो पटना में दिखाई गई, और सुशांत की मौत के करीब 38 दिन के बाद सुशांत की फैमिली, चाहे वो कोई बहन हो या पिता हो, कभी भी महाराष्ट्र पुलिस को उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दी, जबकि इन लोगों से पूछताछ हो चुकी, डिटेल में इन्होंने अपने बयान दिए हैं जिसके दस्तखत हैं। लेकिन ये सारी बातें जो उन्होंने बिहार के एफआईआर में लिखाई है, ये कभी मुंबई पुलिस को नहीं दी। तो अगर नहीं दी तो फिर मुंबई पुलिस किस बेस पे जांच करे और किस बेस पे किसको अक्यूज बनाए या ना बनाए। उन्होंने कहा कि अगर ये शिकायत, ये कंप्लेंट वो मुंबई पुलिस को देते तो मुंबई पुलिस ज़रूर इस बारे में जाँच करती, लेकिन अगर कोई दे ही नहीं रहा अपनी शिकायत परिवार की तरफ से तो मुंबई पुलिस बेबस है, फिर वो उस लाइन पे कैसे जांच करेगी। हालांकि वो अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन नामजद हिसाब से तभी जांच होती जब आप एफआईआर में वो कंप्लेंट देते। तो महाराष्ट्र सरकार की जो एक शिकायत थी वो ये थी कि ये एफआईआर जो लिखाई गई है, ये जो शिकायत थी, ये सीधे उनके परिवार के लोग मुंबई पुलिस को भी आके बता सकते थे, और मुंबई पुलिस में भी अपनी शिकायत या एफआईआर दर्ज करा सकते थे, और उसके बाद यही चीज़ मुंबई पुलिस आगे भी जांच करती। लेकिन ऐसा परिवार ने नहीं किया। परिवार ने मुंबई पुलिस की बजाय बिहार पुलिस को चुना। उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत परंपरा बन जाएगी कि कोई अगर कहीं मामला है और किसी दूसरे स्टेट में जिसका किससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ एक एफआईआर दर्ज कर ले और फिर जांच भी शुरू कर दे, फिर सीबीआई को रिकमेंड भी कर दे, तो ये गलत परंपरा पड़ेगी। उन्होंने एक बाकायदा एग्ज़ाम दे के कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में 2 लोग मारे जाते हैं, एक्सीडेंट मुंबई में होता है, लेकिन मारे गए लोगों का परिवार केरल में है, तो वो जाकर केरल में एफआईआर दर्ज कर दे, तो केरल की पुलिस मुंबई पहुँच जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि इंटर स्टेट जो एक पूरा हमारा ढांचा है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि कहीं की भी पुलिस कहीं भी पहुंच जाएगी, और जो लॉज के हिसाब से है वो ऐसा नहीं है। तो कायदे से 0 एफआईआर के हिसाब से दर्ज करके जहां पे क्राइम हुआ है वहां की जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने तीसरा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि मुंबई पुलिस अभी जांच कर रही है, तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने रिकमेंड नहीं किया है कि इस मुंबई पुलिस के पास है, तो इस मामले की जांच बिहार सरकार के रिकमेंडेशन पे सीबीआई को देना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एफआईआर ही अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एफआईआर कायदे से 0 एफआईआर बनाकर मुंबई पुलिस को भेजना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए ये सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं है। ये केस महाराष्ट्र पुलिस हैंडल कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूरी अब तक की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप चुकी है, तो कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़े, अब तक की इन्वेस्टिगेशन को देखे और फिर अपना फैसला सुनाए। ये कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार की जो दलील थी उसके हिसाब से वो सख्त खिलाफ हैं सीबीआई जांच के, और चाहते हैं कि मुंबई पुलिस जांच करती रहे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। सुशांत सिंह के फादर के सिंह की तरफ से विकास सिंह वकील पेश हुए, लगातार आप उनको चैनल पर देख रहे हैं। सबसे सनसनीखेज खुलासा और इल्जाम इन्होंने ही लगाया। विकास सिंह ने जो बाकी चीज़ें कहीं बाद में बताऊंगा, उन्होंने एक पहली लाइन थी वो ये कहा कि सुशांत सिंह के गले पर जो निशान है वो फांसी के फंदे के नहीं है, वो बेल्ट के निशान है। उनका कहना था कि सुशांत सिंह को बेल्ट से मारा गया क्योंकि गले पे निशान बेल्ट का है, और इसलिए ये मर्डर है, और इसलिए इस हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए। पहली बड़ी चीज़ कि सुशांत के गले पर जो मार्क है वो बेल्ट का है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही
जो अब तक जिसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी। उन्होंने कहा कि सुशांत की बहन ने कभी भी जब वो वहाँ पहुँची तो सुशांत को पंखे से लटका हुआ या उसकी लाश देखी ही नहीं। उनका कहना था कि जब वो फ़ोन करने के बाद उस घर में पहुँची तब तक दरवाज़ा तोड़ा जा चुका था। सुशांत के घर में रहने वाले जो 2 रसोइये, एक हाउसकीपर और एक 2 सिद्धार्थ थे, ये वहाँ थे। और जब ये पहुँची तो सुशांत की लाश बेड पर इन्होंने देखी पहली बार। उनके आने से पहले उस लाश को पंखे से उतार लिया गया। तो कोई विटनेस नहीं है, मतलब इनकी फैमिली में से सुशांत की बहन भी, जिन्होंने फांसी से लटकते हुए लाश देखी हो। और इसी बिना पे इनका कहना है कि हो सकता है सुशांत का बेल्ट से गला घोंटा गया हो और उसके बाद उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। लेकिन लटकी हुई लाश सुशांत की बहन ने नहीं देखी। जब वो पहुंची तो सुशांत की लाश बेड पर रखी हुई थी। तो इसलिए एक बेल्ट के मार्क जो गले पर हैं उनके हिसाब से, और दूसरा लाश बेड पे थी। लाश कत्ल के बाद लटकाई गई थी या नहीं लटकाई गई थी, क्योंकि इस बात का उनके पास सबूत है नहीं, क्योंकि किसी और ने लाश को झूलते हुए तो देखा ही नहीं। उन 4 घर में जो मौजूद है उनके अलावा उनकी बहन ने नहीं देखा। तो उनका कहना है कि इसलिए इस हिसाब से इस मामले की जांच होनी चाहिए। और चूंकि मुंबई पुलिस अब तक जिस तरीके से जांच कर रही है उन्हें भरोसा नहीं है और मुंबई पुलिस छुपा रही है कुछ, तो इस मामले की जांच परिवार चाहता है कि सीबीआई करे। और इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई थी। और इसीलिए एफआईआर के बिना पे बिहार सरकार ने जो रिकमेंड किया सीबीआई जांच के लिए, और सीबीआई ने उस जांच को एक्सेप्ट भी किया, एफआईआर भी दर्ज कर ली। तो उस बिहाफ पे सीबीआई की ही जांच होनी चाहिए और सीबीआई इस मामले की जांच करे। उन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह के पिता की तरफ से उन्होंने कहा कि जब मेरे बेटे की लाश को किसी ने झूलते हुए नहीं देखा, जब मेरी बेटी वहां पहुंची तब लाश बेड पर थी। इस पहलू से इस मामले की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बेल्ट के मार्क की बात हो रही है उस पहलू से भी जांच होनी चाहिए कि ये गले में जो निशान है ये किस चीज़ का है। उन्होंने जुरिस्डिक्शन पे वही बात की कि मैं पटना में रहता हूँ और मेरी जो अगर अंतिम संस्कार होगी तो मेरा बेटा ही मुझे मुख अग्नि दे सकता है, लेकिन अब वो दे नहीं पाएगा क्योंकि वो है नहीं। तो अपने आप में ये एक लाइन ही ये शो करता है कि पटना इस केस का जुरिस्डिक्शन है। ये एक इमोशनल एंगल था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही इनके पिता के वकील ने वो 2 चीज़ें थी। और पहली बार अभी तक जो सुशांत के पिता जो उन्होंने एफआईआर पटना में लिखाई है उसमें पूरे एफआईआर में यही है कि सुशांत सिंह की खुदकुशी के लिए रिया जिम्मेदार है। और उन्होंने हर जगह खुदकुशी, सुसाइड का इस्तेमाल किया शब्द का। पहली बार आज करीब 60 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुशांत सिंह के पिता की तरफ से उनके वकील विकास सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें डाउट है कि सुशांत सिंह का कत्ल हुआ है। और ये डाउट 2 वजह से उन्हें, एक गले पे वो मार्क जो उनके हिसाब से बेल्ट का है, और दूसरा चूंकि लाश झूलते हुए उनकी बेटी ने नहीं देखा। जब वो घर में गई तो लाश बिस्तर पे थी, तो उन्हें डाउट है कि गला घोंट के मारा गया, लटका था कि नहीं था, इस बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है उन 4 लोगों की गवाही के अलावा। तो इसलिए इस पहलू की पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो पहली बार इस नए पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया कि सुशांत की फैमिली जो खुद सुसाइड का एफआईआर लिखवा चुके हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि ये मामला कत्ल का है और कत्ल के पहलू से इस मामले की जांच होनी चाहिए। इनके बाद बारी आती है सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता साहब की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआई की तरफ से पेश हुए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसी के अंडर में सीबीआई है। इन्होंने जो बात की, जो दलील रखी, इनकी दलील इस बेस पे थी कि क्यों सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अभी तक मुंबई पुलिस बिना एफआईआर के सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में इन्होंने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। और इन्होंने 1-2 और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने ये कहा कि ये अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने भी ये नहीं पेश हुए, मुंबई पुलिस, कि अपनी रिपोर्ट दें, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट। और इनका कहना था कि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसमें यह है कि सुशांत सिंह के शरीर पर कुछ नोच खसोट के निशान, कुछ जख्म और फ्रैक्चर की बात आ रही है, जिसकी जानकारी मुंबई पुलिस को मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
मुंबई पुलिस ने ना एफआईआर दर्ज की और ना ही मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इस केस से जुड़ी हुई कोई चीज़ की जानकारी दी है। तो उन्होंने कहा फिर मुंबई पुलिस किस चीज़ की जांच कर रही है। एक और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये कहा कि उन्हें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि रिया चक्रवर्ती इस केस में विक्टिम है या फिर पेटिशनर है। उनका कहना है कि एक तरफ एक एफआईआर दर्ज है जिसके हिसाब से वो अक्यूज्ड है और दूसरी तरफ यहाँ पे वो पेटिशनर है कि इस केस को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। तो इन दोनों चीज़ों में अभी तक क्लियर नहीं है कि रिया चक्रवर्ती इस केस में हैं क्या। अगर वो मुलजिम हैं, अक्यूज़ हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और पेटिशनर है तो फिर उसका बेस क्या है, ये भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक केस मुंबई में पेंडिंग है, बिहार ने इसकी जांच की, उसके बाद बिहार ने रिकमेंड की, तो अब सीबीआई जांच आ गई। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार और मुंबई पुलिस आपस में उलझ गई वो आइडियल सिचुएशन है, एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। कैसे केस को जिसमें दो स्टेट की पुलिस में झगड़ा हो जाए, एक कोई न्यूट्रल एजेंसी आ जाए, दोनों का एक सेंट्रल एजेंसी का प्रोब करना इसमें मस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो स्टेट की पुलिस आपस में लड़ी हुई है। तो इसीलिए ये आइडियल केस है जिसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए, ताकि सीबीआई सच जो है वो सामने ला सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील रखी। तो इन सारे लोगों के, रिया चक्रवर्ती के वकील, सुशांत के पिता के वकील, महाराष्ट्र सरकार के वकील, बिहार सरकार के वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, इनकी दलील सुनने के बाद अदालत ने यह कहा कि आप 2-2 पन्नों के अपने एक नोट दीजिए कि आप लोग एक्चुअल में समरी में क्या क्या आप चाहते हैं और क्यों, और कल तक दे दीजिए। थर्सडे को अपना फैसला रिजर्व रख लिया सुप्रीम कोर्ट ने। थर्सडे को अब इस मामले में वो सुनवाई करके अपना फैसला देगी कि इस मामले में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि थर्सडे के बाद शायद ये मामला न टले और थर्सडे को ये क्लियर हो जाएगा कि इस मामले की जांच कौन करेगी। बहुत सारे आप मेरे लोगों में से थोड़ा सा कुछ को कन्फ्यूज़न था, सवाल और मेल भी भेजे थे कि अब तो सीबीआई जांच हो गई, सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिया। तब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सीबीआई जांच रिकमेंड कर दिया बिहार सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान ली, एफआईआर भी दर्ज हो गई, जांच शुरू भी हो गई, लेकिन ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ये केस अभी अटका हुआ है। अभी भी आपने देखा होगा सीबीआई पटना में तो जाके जांच कर सकती है, उनके पिता के स्टेटमेंट दे सकती है, पर सीबीआई की टीम मुंबई नहीं जाएगी, क्योंकि सीबीआई को मालूम है बिहार पुलिस के साथ जो हुआ उनके साथ भी होगा। वो जैसे ही मुंबई जाएंगे और कुछ जांच करेंगे या मुंबई पुलिस से पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो उनका एक ही जवाब होगा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आने दीजिए कि जाँच कौन करेगा, उसके बाद हम आपको सारी हेल्प कर देंगे। तो इस वक्त कायदे से जो रियल इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि अभी भी इस केस की जांच ऑफिशियली मुंबई पुलिस कर रही है। थर्सडे को क्लियर होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि इस केस की जांच कौन करेगा। दो ही फैसले हो सकते हैं, इस एफआईआर को अगर क्वैश कर दिया और रिया चक्रवर्ती की इस अर्जी को स्वीकार कर ली, मान ली सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर मुंबई पुलिस इस केस की जांच करेगी। और अगर इन दोनों लड़ाई को देखते हुए और एफआईआर और बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकती है कि एक सेंट्रल एजेंसी करे, ताकि और इतने सारे अब जिसमें चीज़ें आ गई हैं, पेंच आ गए हैं कि मर्डर है, सुसाइड है, आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत मुमकिन है कि कोर्ट ये कहे कि ऐसे मामले में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पे भी उंगली उठ रही है, सरकार के बेटे पे भी, एक जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे पे भी उंगली उठ रही है, ऐसे में पुलिस शायद ईमानदारी से जाँच ना कर पाए, तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो ऐसे में सीबीआई की जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीबीआई तो प्रेशर में काम, हम कम से कम मुंबई महाराष्ट्र सरकार के प्रेशर में तो काम नहीं करेगी। तो दोनों चीज़ें होंगी, या तो महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच जो है वो मुंबई पुलिस करती रहेगी, या फिर सीबीआई को। लेकिन इसके लिए हमें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, थर्सडे को फैसला आएगा। बट अभी का सच यही है कि बेशक ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर सीबीआई अभी इस जांच को मुंबई में नहीं कर सकती है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 दिन बाद नहीं आ जाएगा। ये है तस्वीर पूरे केस की। कुछ लोगों ने इधर कई दिनों से जवाब नहीं दिया था। एक मेल पढ़ा मैंने और बड़ा इमोशनल मेल था। उन्होंने लिखा कि मैं और अब बहुत से लोग मानते हैं कि अब आप पहले वाले शमसर नहीं रहे। ये लाइन पढ़ के मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं वैसे ही हूँ और शुरू से वैसे ही हूँ, और मेरा मानना है कि जो बदल गया वो इंसान नहीं है। कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी प्रेशर आ जाता है, तो कोरोना, स्टाफ कम, फिर कुछ इश्यूज़। अब जैसे मुझे शौक़ है कहानियाँ सुनाने का आप लोगों को, अलग अलग दुनिया की रहस्यमयी
या ऐसी कहानियाँ जो कम सुनी हो, लेकिन फिर बीच में आप ही लोगों की फरमाइश यही होती है कि इसके बारे में अपडेट कहानियाँ बताएं, डिटेल दें। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्टोरी को कई कई दिनों तक मुझे सुनाना पड़ता है। वो शायद गलत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में तमाम लोग। तो इसी वजह से एक एक स्टोरी को कई बार मुझे कहना सुनाना पड़ता है, पर कोशिश करता हूँ कि अलग अलग डिफरेंट सुनाऊँ। और उस वजह से थोड़ा ये भी होता है कि मैं मेल वेल का रिप्लाई आप लोगों को, वैसे तो मैं मेल के रिप्लाई करता हूँ डेली, बट जो अपनी एक परंपरा रही है क्राइम तक फैमिली की, पढ़ना, हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, बीच में थोड़ा सा गोल हो गया था। अब कोशिश करूँगा ऐसा नहीं हो। इस एक मेल ने मुझे फिर से जगाया भी है। उन्होंने कहा कि आप पहले जैसे बन जाइए, तो मुझे लगा पहले जैसे बनना होने का सबूत देना यही है कि मैं जो रूटीन है मेरा आप लोगों के मेल ज़रूर लेकर आऊँ। तो शुरुआत स्वाति चौहान जी, इन्होंने कहा आप लोग अगर कहेंगे आप में ताकत है, सीबीआई की मांग करेंगे, सीबीआई ज़रूर होगी। तो स्वाति जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है, परसों देखिए हो सकता है सीबीआई जांच की मांग पूरी हो जाए। मनीष झा हैं और इन्होंने वही कि कल आप नहीं आए। बहुत सारे लोगों की, अच्छा एक पता चला मुझे मेल से कि एक दिन नहीं आता हूँ तो आप लोगों का प्यार भी दिखता है कि इतने सारे मेल की बाढ़ आ जाती है कि आप नहीं आए। पर मैंने कल बताया कि कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और किसी वजह से नहीं। मीना श्रीवास्तव हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा हमारे मेल लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है, कोट किया है किसी बहुत फेमस शख्स का, कि अगर आपके सामने कभी ऑप्शन हो चूज़ करने का राइट एंड काइंड में, सही और रहमदिल में, तो हमेशा काइंड चुनिए राइट के मुकाबले। बहुत गहरा मतलब है इसका, कभी सोचेगा आप लोग भी। मनीष मीना है, इनकी भी शिकायत थी कल की। जीएस जौहरी साहब, इन्होंने एक सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जीएस जौहरी साहब का, कि अगर एक शख्स को, एक क्रिमिनल को एक साथ 3 सज़ा होती है, एक 10 साल, एक उम्र कैद और एक फांसी, तो कौन सी सज़ा उसको मिलेगी पहले, और क्या बारी बारी से मिलेगी कि पहले 10 साल तो वो 10 साल काट ले, फिर उसके बाद उसके उम्र कैद का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो भी काट ले तो फिर फांसी। लेकिन उम्र कैद में तो आजकल ये भी है कि उम्र ही पूरी। तो जौहरी साहब, इसका जवाब ये है कि अगर एक साथ एक से ज़्यादा किसी को सज़ा मिलती है तो जो सबसे ज़्यादा सज़ा है वो पहले दी जाती है। अब जैसे अगर एक शख्स को एक केस में उम्र कैद की सज़ा मिली और एक में 10 और 5 साल, तो वो 10 और 5 बेकार हो गया, क्योंकि आपको तो अब उम्र जेल में ही काटनी है। तो उन 5 और 10 का मतलब ही नहीं, क्योंकि अब आपको ज़िंदा तो लौटना नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, जब आपकी उम्र है, तब तक जेल में। तो फिर वो अब मुर्दों से तो आप 5 और 10 साल की सज़ा कटवाएंगे नहीं। तो इसमें जो उम्र कैद है वो सज़ा अपने आप में हो गई, क्योंकि उसमें 10 और 5 साल भी बैलेंस हो गए। उसी तरीके से अगर एक को 10 साल की सज़ा होती है, फिर उसको उम्र कैद भी मिलती है और फांसी भी मिलती है, तो तीनों में से कौन सी सज़ा मिलेगी? तो उसको सीधे फांसी मिलेगी, क्योंकि उम्र कैद अगर उसको दे दी और फांसी भी, तो उसकी उम्र तो निकल गई, तो फिर फांसी कब दोगे आप? तो फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, जो सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा है, वो आप ऐसे केसेस में पहले देंगे। तो अगर 10 साल, उम्र कैद और फांसी है ऑप्शन तीनों में से, तो पहले फांसी होगी। विनय कुमार हैं, विनय कुमारी साहब हैं वो, जिन्होंने लिखा था कि अब पहले जैसा नहीं रहा। तो विनय साहब, उम्मीद है कि अब आपकी शिकायत दूर कर दूंगा। यशोदीप श्रीवास्तव हैं, इनकी भी कल कहानी नहीं थे तो ये नाराज़ थे। सुरवीर पंवार हैं, सुदीप साहू हैं, रुद्र तिवारी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। 8 अगस्त को इनकी और इनके सिस्टर दोनों का बर्थडे था और मैं मिस कर गया। तो डॉक्टर शैलेंद्र साहब, आप और आपके सिस्टर दोनों को हैप्पी बर्थडे एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अमन तिवारी हैं और इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्राइम तक कहानी को लेकर, फॉलो करता हूं अमन तिवारी साहब। ओमांश गुप्ता हैं और इसके अलावा अनुष्का श्रेष्ठ प्रधान है। अनुष्का श्रेष्ठ प्रधान का आज 12 बजे के बाद बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। उम्मीद है आपकी शिकायतें मैं ऐसी ही आप लोग लिखते रहे और कोशिश होगी मेरी दूर करते रहें। कल के लिए फिर से माफ़ी मांगता हूँ और कोशिश अब ये भी करूँगा, क्योंकि एक मुझे लगता है कि अगर सीबीआई जांच की इंक्वायरी की ऑर्डर आ गए परसों, तो फिर ये मानिए कि 2-3-4 महीने के लिए केस गया, फिर तो इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद मुझे लगता है मीडिया में भी उस तरीके से फॉलो नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई खबरें लीक तो करेंगी नहीं। तो मेरी भी यही तमन्ना है, अपनी कहानियों के ढर्रे पे लौटें, अपनी जो कहानी की पहचान है वो आप तक पहुँचाऊँ, वो सुनाऊँ। तो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा और एक बार फिर पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से मेरे फेवरेट शायर डॉक्टर राहत इंदारी साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ऊपर वाला उन्हें जन्नत दे और उनके शेर हम सभी के दिल में रहेंगे हमेशा। थैंक यू।